नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे जुड़े मुद्दे लेकर हाजिर हूं। किसान आंदोलन के बीच सरकार की नई रिपोर्ट रिलीज हो गई है। किसान एमएसपी मांग रहे हैं, मगर डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है गांव और शहर में खाने का पैटर्न बदला है। अब लोग अनाज कम, दूध, फल और सब्जियां ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आंदोलन के बीच और चुनाव से ठीक पहले इस डेटा का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, ये हमें समझना होगा। सरकार इस डेटा के जरिए किसानों और जनता को क्या बताना चाहती है? नए डेटा के बीच एमएसपी वाली मांग कितनी जायज है? कॉलिंग कार्ड में अन्नदाता, आटा और डेटा, इन पर चर्चा करेंगे आज। चर्चा तो चुनाव से पहले एक और रिपोर्ट पर भी करना बनता है। नीति आयोग ने यह दावा कर दिया है कि देश में गरीबी घटकर सिर्फ 5% रह गई है। इस हिसाब से 144 करोड़ के देश में सिर्फ 7 करोड़ 20 लाख लोग गरीब हैं। रिपोर्ट के पीछे तर्क क्या है? क्या गांव के लोगों के खान पान में बदलाव से इसका कोई कनेक्शन है? क्या देश में खाने पर कम खर्च करना तरक्की का संकेत है? सरकार को कैसे पता चलता है ये सब? कौन लोग गरीब हैं? और क्या नई रिपोर्ट के बाद गरीबों के लिए चलने वाली योजनाओं में कोई बदलाव होगा? सिग्नेचर स्टोरी में गरीबी की सरकारी डेटा वाली ये पूरी जो नजर से आपको समझा देंगे कि आखिरकार ये आंकड़ा है और इसके पीछे वजह क्या है। देश में गरीब कम हो रहे हैं और राज्यसभा में अमीरों की संख्या बढ़ने वाली है। कल 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार देश के ऊपरी सदन को 12 अरबपति मिलने वाले हैं। चौंक गए ना? ऐसे कैंडिडेट जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की है। वैसे अमेरिका की सीनेट में कितने अरबपति हैं? आज आपको राज्यसभा चुनाव का गुणा गणित सब समझा देंगे। आज एक्सक्लूसिव में अमीरों वाले सदन का पटियाल करेगा परीक्षण। पटियाल आज एक ऐसी रेलगाड़ी का भी परीक्षण करेगा जो बिना ड्राइवर के दौड़ी। हर जुबान पर इसकी चर्चा है। कोई भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन पटियाल आपको बताएगा कि बिना दुर्घटना इस ट्रेन को सुरक्षित कैसे रोका गया। पूरा ऑपरेशन एक थ्रिलर की स्टोरी से कम नहीं है। शुक्रवार को आपको याद होगा कि मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में एक सवाल पूछा था। याद होगा ना? पटियाल ने पूछा था कि एमएसपी के आगे क्या है? अनाज के आगे देश के पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं? हरित क्रांति के बाद देश में खेती और किसानी के लिए क्या स्कोप है? दूध, अंडा और मछली में कितनी लागत और कितनी कमाई है? यह आपको याद होगा। इसकी कई डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। आज इन्हीं सवालों के बीच केंद्र सरकार की नई रिपोर्ट आ गई है, जिसमें किसानों ने एमएसपी वाले सवालों का जवाब भी छिपा हुआ है। पटियाल आज सरकार की गांव और शहरों वाली इसी रिपोर्ट का परीक्षण करने वाला है। एक डाटा आप ध्यान से देखना अब और उसे समझना भी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ का डाटा क्या कहता है, और ये 11 साल बाद आया है डाटा। साल 2022-23 का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे क्या कहता है, सुन लीजिए। देश में खाने का खर्च घटा है और खाने की आदतों में बदलाव भी हुआ है। 1999 में गांव में रहने वाले लोग खाने पर हर महीने अपनी आमदन का 59.4% खर्च करते थे। अब कितना खर्च रहे हैं? 46.4%। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि 46 और 59 में कितना फर्क आ गया है। शहरों में रहने वाले लोग भी खाने पर पैसा कम खर्च कर रहे हैं। सर्वे कहता है 1999 में अपनी मंथली सैलरी का 48.1% खर्च कर रहे थे और अब 39% खर्च कर रहे हैं। एक तरफ किसान 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी मांग रहा है, दूसरी तरफ डेटा क्या कहता है कि देश के खान पान के तौर तरीकों में बदलाव हो रहा है। अब सवाल मेरा यहां यह है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, क्या खा रहा है? सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं? अगर खर्च उसने बदला है अपना पैटर्न, तो कहां खर्च कर रहा है? अब वो सुनिए। गांव में 1999 में 37% अनाज खाया जाता था, यानी खाद्यान्न खाए जाते थे। अब करीब 11% ही खाया जा रहा है, उसमें कमी आ गई है। ये मैं आपको महीने भर का हिसाब किताब बता रहा हूं। गांव में पहले 6.63% दालें खाई जाती थी, अब कितनी खाई जा रही हैं? 4% खाई जा रही हैं। गांव में पहले नमक चीनी की डिमांड कितनी थी? 4.38%। इतना खाया जाता था और अब कितना रह गया नमक चीनी? 2% खाया जा रहा है।
बढ़त कहां हुई? पहले 14.73% दूध की खपत थी, अब दूध की खपत कितनी है? 18% हो गई है। 25 साल पहले गांव में करीब 6%, सिर्फ 6% अंडा, मीट, मछली वगैरह वगैरह मांसाहार खाया जाता था, अब 11% खाया जा रहा है। गांव में पहले 10% सब्जियों की खपत होती थी, अब कितनी हो रही है? 12% हो रही है। 3% फल खाए जाते थे पहले, अब कितने खाए जा रहे हैं? 8% खाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब गांव में बेवरेजेस यानी जो पेय पदार्थ होते हैं और प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसकी खपत बढ़ गई है। 25 साल पहले 7% थी ये और अब कितनी है? 21% हो गई है। आप देखिए कि किस तरह से आपके खान पान और गांव के इनमें बदलाव आया है। गांव की ही तरह शहरों में भी जो खाने पीने का सारी आदतें थी उसमें बदलाव आया है। अब वो आंकड़ा भी आपको समझना पड़ेगा कि गांव के बाद शहरों में क्या बदलाव आया। 25 साल पहले शहरों में रहने वाले लोग करीब 26% अनाज खाते थे, खाद्यान्न खाते थे, समझ गया? अब 10% से भी कम खा रहे हैं। आप देखिए कि 15% का डाउन आया है उसमें, अनाज खाने की बजाय वो दूसरी चीजें खा रहे हैं। 1999 में शहर के लोगों के भोजन में 6% दालें शामिल होती थी। पहले मैंने गांव का बताया था, अब मैं शहर का बता रहा हूं। अब कितनी रह गई हैं वो दालें वगैरह? अब 4% रह गई हैं। शहर में नमक चीनी खाने वाले गांव से कम है। पहले करीब 4% शुगर कंज्यूम होती थी, अब कितनी होती है? 2%, यानी आधी रह गई है। उससे भी बल्कि कहते हैं नीचे आ गए। अच्छा और सुनिए, गांव की तरह ही शहर में भी अंडा, मांस और मछली की खपत बढ़ गई है। पहले करीब 7% खाया जाता था, अब 9% खा रहे हैं, 2% उसमें इजाफा हुआ है। शहरों में दूध और फलों के खाने पीने में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले के मुकाबले अब ज्यादा दूध और फल वगैरह खाए जा रहे हैं। बेवरेजेस और प्रोसेस्ड फूड की खपत बेतहाशा बढ़ी है, इसमें जबरदस्त उछाल है। पहले 13% खाया जाता था और अब कितना हो गया? बढ़ के 27%, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। अब इस डेटा की मेन बातें समझ लीजिए, उन्हें मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। ये डेटा क्या कहता है? ये डेटा कहता है देश में लोग अब सिर्फ कैलोरी से ज्यादा पौष्टिकता और संतुलित आहार पर फोकस कर रहे हैं। गांव हो या शहर हो, अनाज और दालों से ज्यादा अंडा, मांस और मछली इसका सेवन किया जा रहा है, इसे खाया जा रहा है। गांव हो या शहर, दूध की खपत दोनों में बढ़ी है, गांव में भी शहर में भी। फल सब्जियां पहले उन पर ज्यादा खर्च नहीं होता था, अब उस पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। देश में दाल यानी जो प्लांट प्रोटीन होते हैं उसके मुकाबले एनिमल प्रोटीन का खर्च बढ़ा है, गांव में भी शहरों में भी। प्रोटीन विटामिन के लिए अंडा, मांस और मछली, इस पर फोकस हो गया है लोगों का और लोग इस पर ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं पहले के बनिस्बत। एक और पांचवी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको बतानी है। देश में प्रोसेस्ड फूड एक नया रेवोल्यूशन के तौर पर दिखाई दे रहा है। गांव और शहर दोनों जगह चिप्स, नमकीन और कोला जैसे आइटम धड़ल्ले से खाए जा रहे हैं। इसे अगर और भी आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं तो आप अपनी किचन में या डाइनिंग टेबल पर चले जाइए, उसके सामने खड़े हो जाइए। आप में से बहुत सारे इस टाइम डाइनिंग टेबल पर होंगे भी। आप देख लीजिए वहाँ पर आपके किचन में सिर्फ आटा और बाकी जो चीज़ें हैं, चावल, यही नहीं होते हैं। सुबह दूध भी आता है, ब्रेड भी लाते हैं आप, कड़ी पकौड़े ये सब खाने के लिए आपका दिल करता है, उसमें बेसन भी होता है। अगर मन कर जाए नमक पारे का तो आपको लगता है मैदा भी आ जाना चाहिए। बच्चों के लिए नमकीन, बिस्किट, मेहमानों के लिए शानदार फल, क्या कुछ नहीं रखते आप। अगर नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप फ्रिज में क्या देखेंगे? अंडा होगा, मांस होगा, मछली होगा। यानी आपका जीवन और खान पान केवल अनाज पर निर्भर नहीं रहा है। यही बात शायद सरकार भी एमएसपी पर गारंटी मांगने वाले किसानों को समझा रही है, लेकिन किसानों की मांग व दस्तूर जारी है। जब तक हम WTO से बाहर नहीं आते, जो खुली मंडी का कंसेप्ट है, जहां किसी फसल का आप दाम दे नहीं सकते, प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते, तब तक हमारे देश का छोटा मंझला किसान बचेगा नहीं। किसान मजदूर मोर्चा KMM की मीटिंग है, उसके बाद SKM नॉन प्लीटिंग की मीटिंग है, उसके बाद दोनों इकट्ठे होकर करेंगे। हमारी
मांग थी एमएसपी पर गारंटी कानून, वो आज तक नहीं बनाया गया। 3 साल हो गए, सरकार शांत बैठी है। सरकार ने वहां पर कीले गाड़ करके, रोड काट करके, तार फेंसिंग कर करके किसान को आंसू गैस के गोले दाग दाग करके रोका जा रहा है। क्या तरीका है? हम देश के किसान हैं, हमसे ज्यादा देश की सुरक्षा कौन कर सकता है? दिल्ली को ऊंचा सुनता है, इसलिए हमें दिल्ली तक जाना पड़ता है। हमारी मन की बात सुन लो, हम आपकी मन की बात 10 साल से सुन रहे हैं मोदी जी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया। किसान की हालात खराब है। किसान जमीन बेच के तो अमीर होता है, लेकिन अपनी फसल बेच के वो अमीर नहीं हो पाता। वैसे एक वक्त था जब हमारा देश अनाज के लिए तरसता था और गांव के ज्यादातर घरों में गेहूं की रोटियां तब बना करती थी जब कोई मेहमान आता था। लेकिन अब किसानों की मेहनत की बदौलत कोई दिक्कत नहीं है हमारे देश में। अब बात सस्ते और महंगे खाने की होने लगी है। कृषि अर्थशास्त्र की एक थ्योरी है कि जब इनकम बढ़ती है तो कमाई का कम हिस्सा खाने पर खर्च होता है, बाकी पैसा दूसरी चीज़ों जैसे कपड़े पर, टीवी पर या आपकी लग्जरी पर हम उस पर खर्च करने लगते हैं। इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। अभी खेती किसानी वाले कुछ और तथ्य पटियाल आपको बताएगा। नीति आयोग कहता है कि 2011-12 से लेकर 2020-21 तक फल, सब्जियों, पशुपालन और फिशरीज सेक्टर में काफी ग्रोथ दिखी है, वो भी तब जब सरकारी सपोर्ट इन क्षेत्रों में बहुत कम है। 10 साल में फल सब्जियों की पैदावार में 3.47%, पशुपालन में 5.84% और मछली पालन में 8.97% की ग्रोथ अभी तक नजर आ रही है। जबकि जिन फसलों पर सरकार एमएसपी देती है, किसान जिन पर कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, उनकी ग्रोथ कितनी है? अब इस पर गौर कीजिए। 1.39%, यानी गेहूं, चावल, गन्ना और कॉटन जैसी फसलों पर इतनी फीसद में आपको यह डेटा शो कर रहा है। अब यह डेटा आगे क्या कहता है? कहता है कि जब गांव और शहरों के खाने पीने की आदत में बदलाव हुआ तो खेती के पैटर्न में कब क्या होगा, इस पर भी गौर करना चाहिए। अगर अनाज, दाल, चीनी पर आपकी निर्भरता कम हुई है और लोग दूध, अंडा, मांस, मछली और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो इन हालात में किस तरह की फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए? कैसे आपको ऑप्शंस, कैसे विकल्प देने चाहिए किसान को? अनाज वाली या फिर डेयरी वाली पोल्ट्री और फिशरीज वाली पोल्ट्री, किस तरह की आपको प्रमोट करनी है? एक रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी की मांग को पीछे रखकर आगे बढ़ना कितना सही कदम होगा? सवाल वैसे यह भी है कि सरकार ने किसान आंदोलन के बीच और चुनाव से ठीक पहले नई रिपोर्ट जारी क्यों की? इसका मैसेज क्या है? फायदा किसे होगा इसका? डाइवर्सिफिकेशन तो हुआ है, ये तो सही बात है, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। आप अपने घर में देखिए, मैं अपने घर में देखूं, हम अभी बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं जो हम शायद 10 साल पहले नहीं खाते थे। लेकिन ये बात नहीं है कि जो मूल, जो हमारे बेसिक जो क्रॉप्स हैं, बेसिक जो हमारा खाद्य है, उसमें ऐसा नहीं है कि लोगों ने चावल खाना, गेहूं खाना या दालें खाना छोड़ दिया है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, डाइवर्सिफाई हमने किया है। ये भी बात सच है कि जितना वो खर्चा करते हैं, जितनी लागत उनको आती है, वो उनको प्रॉफिट मिलता नहीं है। मुश्किल से महीने का अगर आप टोटल एवरेज निकालें, 15,000 अगर आया तो बहुत ज़्यादा है, 10 से 15,000 के बीच में पर मंथ आप कह सकते हैं कि उनकी इनकम होती है। इसलिए एमएसपी तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अब सरकार उनको लीगलाइज करती है कि नहीं, वो सरकार के ऊपर है। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो केवल 5 क्रॉप क्यों, सारे 22-23 जो क्रॉप्स जिनके लिए एमएसपी निर्धारित है, उन सबको ही लेना चाहिए सरकार को, या तो किसी को ही नहीं लेना चाहिए। तो वो मेरे थोड़ा समझ के बाहर है।
अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल को अगला परीक्षण करना है। अगला परीक्षण किस चीज का है? गरीबी पर आई नीति आयोग की नई रिपोर्ट का, उसी का परीक्षण करेंगे। अब नीति आयोग ने यह दावा किया है कि हमारे देश में अब सिर्फ 5% आबादी ही गरीब बची है, यानी 144 करोड़ के देश में सिर्फ 7 करोड़ 20 लाख लोग ही गरीब हैं। गरीबी मापने का पैमाना क्या है हमारे यहाँ? नीति आयोग ने गांव और शहरों के उपभोग और खर्च को आधार बनाकर ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में और क्या क्या है? शहरों और गांव में खाद्यान्न पर कम खर्च करने का तरीका, क्या ये इसी का सिग्नल है कि गरीबी घटी है? इसके लिए पटियाल ने नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसका सर्वे किया, उसको स्टडी किया। रिपोर्ट के परीक्षण में गरीबी दर घटने की जो अहम बातें सामने आई हैं वो क्या हैं, जरा वो सुन लीजिए आप। देश में सबसे गरीब 5% लोगों के प्रति इनकी आय क्या होनी चाहिए, हम उसका पैमाना पहले उठा लेते हैं। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता का खर्च कितना होना चाहिए जिससे ये आंका जाता है कि ये आदमी गरीब है या गरीबी रेखा से ऊपर आ गया है। ग्रामीण इलाकों में 1441 रुपए और शहरी इलाकों में 2087 रुपए खर्च करने वाले आदमी को इस श्रेणी में रखा गया है। उससे अगर वो नीचे कर रहा है तो वो गरीबी की श्रेणी में आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यन ने भी ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट का ये कतई मतलब नहीं है हमारी का कि भारत के लोग अब खुशहाल हो गए हैं, बल्कि इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? इस रिपोर्ट का मतलब ये है कि देश में अति गरीब 5% से कम परसेंट से रह गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट आई, इसकी बेशक खूब चर्चा हो रही है, लेकिन क्या ये सच है कि देश में वाकई खुशहाली लौट आई है या लौट रही है, या देश खुशहाली के रास्ते पर है, या ये खुशहाली की महज खुशफहमी है? पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पटियाल के कई सवाल हैं। सवाल क्या है कि अगर देश में सिर्फ 5% ही गरीब बचे हैं तो फिर हम 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हैं? अगर गरीबी घटी है तो 2028 तक मुफ्त अनाज क्यों बांटा जाएगा? गरीबी मापने का पैमाना क्या है? गरीबों के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिन पर लाखों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, अब उन योजनाओं का क्या होगा? सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ये आंकड़े जारी क्यों किए? सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई? ये अनुमान कैसे लगा लिया कि देश में 5% ही गरीब रह गए हैं? पटियाल ने एक्सपर्ट से पूछा, क्योंकि सवाल इस तरह का था। आपके हर कंफ्यूजन को दूर करना हमारा फर्ज है। यहाँ पे कहीं तो असंगति मुझे लग रही है कि कहीं ये तालमेल नहीं खा रहा है कि अगर किसी देश में अगर वहाँ के नागरिक खाने के ऊपर कम खर्चा कर रहे हैं तो वो उस देश की अर्थनैतिक अग्रसर का सूचक तो नहीं हो सकता। हमारे नीति आयोग में वहाँ पे जो अर्थशास्त्री हैं या बाकी जो लोग भी हैं वो काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अनुभवी हैं, और उन्होंने ज़रूर इस तरह का कोई सूचक निकाला होगा जिसके तहत ये अंक आए हैं सामने। लेकिन हाँ, ये काफ़ी वो लगता है, आश्चर्यजनक जरूर लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है अगर हमारे यहाँ गरीबी कम हो रही है। क्या वाकई देश में गरीबी घटी है? जब हम ये स्टडी कर रहे थे, इस रिपोर्ट को नीति आयोग वाली को देख रहे तो एक महीना पहले की एक और नीति आयोग की रिपोर्ट हमारे हाथ लगी। पटियाल ने उसका भी पूर्ण परीक्षण किया। गरीबी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आपको बताता हूं जो उन रिपोर्ट से मुझे मिला, जिसके लिए मैंने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाया। तेंदुलकर कमेटी का गठन साल 2005 में योजना आयोग ने ही किया था। इसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तेंदुलकर कमेटी ने 2011-12 में एक रिपोर्ट जारी की थी जो कहती थी कि देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, आज से तकरीबन 11-12 साल पहले। इस रिपोर्ट में गरीबी मापने का पैमाना क्या था? पैमाना ये था कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग हर महीने 816 रुपए से कम खर्च करते हैं वो गरीब हैं। अब देखो ये पैमाना बदला है, पहले का बता रहा हूँ 816 गांव में, और शहरों में जो लोग हर महीने 1000 रुपए से कम खर्च करते हैं तो वो लोग गरीबी रेखा के नीचे रखे गए थे। ये तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था। नीति आयोग ने दावा किया था कि पिछले 9 साल में देश में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, यानी
हर साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 2,75,00,000 लोग सालाना गरीबी रेखा से बाहर आ गए, साल में 2.25 करोड़। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन देखकर ही इस गरीबी का आंकलन किया था उस वक्त। गरीबों के लिए जो भी योजनाएं सरकार चला रही है उसका आधार 2011-12 की यही तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट ही है। करीब 12 साल बाद अब नई रिपोर्ट आई है जिसमें गरीबी कम हो गई है, हमारे देश में 5% रह गई है, ऐसा ये रिपोर्ट दावा कर रही है। अब मेरा सवाल यहां यह है कि खाने पर कम पैसा खर्च करना क्या तरक्की का संकेत है, या तरक्की का संकेत कैसे हो सकता है? हो सकता है आय का दूसरा हिस्सा बीमारी पर या किसी अन्य कारण पर खर्च हो रहा हो, या फिर शहर में रहने वाला आदमी संतुलित आहार की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो तो इसलिए वो उस पर पैसा खर्चने लग गया हो। जीवन शैली में एक बड़ा असर पड़ा है पिछले लगातार कुछ सालों से, और अगर ये असर पड़ा है और हमारी निर्भरताएं कहीं और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में कहीं और जा रही हैं तो ये शायद बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। बेहतर जीवन, एक स्वस्थ जीवन, एक बेहतर भोजन पर होना चाहिए, और ज्यादा बड़ा हिस्सा हमारा खर्चे का हमारे भोजन पे है कि जो ट्रेंड दिखा रहा है कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल इस बात का भी इशारा करता है कि कुछ हमारे बीच में वही पश्चिमी सभ्यता का असर दिखाई देता है, जिसको हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि हम आगे बढ़ रहे हैं या विकसित हो रहे हैं, बल्कि ये कहीं हमारे स्वास्थ्य को निश्चित रूप से आने वाले समय में जर्जर कर देगा। अच्छा, सवाल तो यहाँ ये भी है कि अगर हमारे देश में गरीब कम है तो फिर सरकार ने गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं अब उनका क्या होगा? क्या उनमें भी कोई बदलाव होगा? जैसे हमारे खाने पीने, रहने सहने में बदलाव हुआ है, गरीब के हित में जारी योजनाओं पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है कोई आइडिया आपको? कितने लोगों को इसका फायदा मिलता है? इसका डाटा परीक्षण करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हो सकता है कि आपको ये पता ही ना हो। पटियाल ने गरीबों से जुड़ी योजनाओं का पूरा परीक्षण किया। ये योजनाएं कौन सी हैं आप भी सुन लीजिए। पहली क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके जरिए सरकार 81.35 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देती है, जो मैंने पहले जिक्र किया था 81 करोड़ लोगों वाला। दूसरी क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें सरकार क्या करती है? गरीबों को मुफ्त घर बनाकर देती है। 4 करोड़ से ज्यादा गरीब इसके लाभार्थी हैं। तीसरी योजना क्या है? उज्ज्वला योजना। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब इसके लाभार्थी हैं। चौथी योजना क्या है? पीएम किसान निधि। सालाना 6,000 रुपए किसानों को सरकार देती है और 11.28 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। पांचवी क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालय। ठीक है, इस योजना के तहत देश के 11.38 करोड़ गरीब लोगों को ये फायदा मिल रहा है, सुविधा मिल रही है। छठी है पीएम मुद्रा योजना। इसके कुल 43.57 करोड़ लाभार्थी हैं। सातवीं योजना क्या है प्राइम मिनिस्टर की? सातवीं योजना है जन आरोग्य योजना। इसके लाभार्थी कितने हैं? 5.72 करोड़। गरीब के लिए चल रही इन 7 योजनाओं पर अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है। पटियाल ने वो आंकड़ा भी जुटाया। सरकार हर साल इसके लिए 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है इन 7 योजनाओं पर। अब गरीब घटे तो फिर सरकार की इन योजनाओं का क्या होगा? आपके मन में भी ये सवाल होगा, हमारे भी आया जब दिन भर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इन पर खर्च होने वाले पैसे सरकार कहां से खर्च करेगी? क्या मिडिल क्लास को इसका कोई फायदा मिलेगा? या जो इन योजनाओं पर 6 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है वो एक्सपेंडिचर को कम करेगी सरकार? या फिर सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राम और रोटी का मैसेज आप तक, हम तक, सब तक पहुंचाना चाहती है? एक होता है कि गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग हैं, और एक सरकार की वेलफेयर स्कीम जो सरकार लोगों को राहत देने के लिए करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि सरकार की हर स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। बहुत सारी एक पॉपुलेशन आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से तो ऊपर है, लेकिन फिर भी उस सरकार की बहुत सारी योजनाएं की सपोर्ट करनी पड़ती हैं। वेलफेयर मेजर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे से हैं। वेलफेयर मेजर वो हैं जो देश को संपन्न बनाने के लिए और लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है। ये वेलफेयर स्कीम की वजह से ही बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकल कर आए हैं।
वैसे एक फैक्ट ये भी है कि जो डेटा सरकार ने जारी किया है वो मंथली कंजम्पशन पर है, यानी एक महीने में गांव और शहर के लोग खाने पीने के सामान और सेवा पर कितना खर्च करते हैं। उसमें से खासकर 5 चीजों को इन्होंने लिया है, जैसे शिक्षा, सामान, स्वास्थ्य, कपड़ा, यानी इसकी औसत क्या है। सामान्य भाषा में गरीबों को एक टोकरी के लिहाज से हम नाप लेते हैं। हमने एक जर्नल सा पैमाना बनाया। महंगाई मापने का बास्केट में जो हमने 6 कैटेगरीज को रखा, इसमें क्या है, 16 वस्तुओं को रखा और 7 सेवाओं को। इनके दाम घटने और बढ़ने से खर्च पर असर पड़ता है। मोटी भाषा में समझे, एक साधारण आदमी की भाषा में समझे तो गांव में रोजाना 48 रुपये खर्च करने वाला और शहर में 70 रुपये खर्च करने वाला आदमी गरीब है। लेकिन सवाल एक और भी है मेरे मन में। वो सवाल क्या है? सरकार ने गांव और शहरों में रहने वाले लोगों के खर्च का हिसाब तो दे दिया, उनकी आमदनी कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये भी जानना जरूरी था। ये रिपोर्ट जब डिटेल में आएगी तो पटियाल उस पर भी पूरी चर्चा करेगा। आपको एक एक फैक्ट्स हम पब्लिक इंटरेस्ट में जरूर बताएंगे। कल संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा का चुनाव है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे क्योंकि इसकी सियासी गहमा गहमी चली रही है। आप इसे हाउस ऑफ रिचेस का इलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की रेस में शामिल हुए बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो या तो बिलियनियर हैं यानी अरबपति, या फिर करोड़पति यानी मिलेनियर। चाहे किसान कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी अन्य दल, राज्यसभा के लिए रईस चेहरे पार्टी की पहली पसंद होते हैं। चुनाव से पहले 59 प्रत्याशियों ने अपने हल्फनामे में जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उनमें दर्जन भर राज्यसभा उम्मीदवारों की संपत्ति कई हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, कई हजार से ज्यादा। जैसे राज्यसभा के 56 में से 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। संसद के उच्च सदन की 15 सीटों पर कौन विराजमान होगा, इसका फैसला मंगलवार को होने वाले मतदान के बाद होगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राज्यसभा में कई रईस चेहरों की एंट्री होना लगभग तय है। 56 सीटों के लिए तमाम पार्टियों ने जिन लोगों को मैदान में उतारा है, उनमें 12 उम्मीदवार करोड़पति या अरबपति हैं। हिमाचल में कांग्रेस प्रत्याशी और पेशे से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव के सबसे बड़े अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में शुमार हैं। चुनावी हल्फनामे में सिंघवी ने बताया है कि उनके पास कुल 1872 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर हैं यूपी की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी। उन्होंने 1578 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति अपने हल्फनामे में घोषित की है। कर्नाटक से एनडीए उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी 871 करोड़ की संपत्ति घोषित करके राज्यसभा की रेस में शामिल होने वाले रईसों में तीसरे नंबर पर हैं। वाईएसआर कांग्रेस के मेधा रघुनाथ रेड्डी चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति 475 करोड़ रुपए की घोषित की है। रेड्डी के आसपास ही यूपी के बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी नवीन जैन हैं, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है, 441 करोड़ रुपए की। महाराष्ट्र से प्रफुल्ल भाई पटेल एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार होंगे, जिनकी संपत्ति कितनी है, 436 करोड़ रुपए की। ये उन्होंने हल्फनामे में बताया है। गुजरात में बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं, उनकी गोविंद भाई ढोलकिया की संपत्ति कितनी बताई गई है, उन्होंने कहा है 279 करोड़ रुपए है। ये राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए का भारी भरकम चंदा दे चुके हैं। आपको पता है कि तब भी ये काफ़ी सुर्खियों में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना से कांग्रेस उम्मीदवार रेणुका चौधरी ने 178 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति घोषित की है। और ओडिशा से राज्यसभा जा रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की संपत्ति 144 करोड़ रुपए की है। आईएएस अफसर थे पहले, फिर इनको राज्यसभा में लिया गया था। मिलिंद देवड़ा की, जो कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में गए, उन्होंने 137 करोड़ की अपनी संपत्ति बताई है। और आंध्र से जो लड़े हैं सुब्बा रेड्डी, अगर हम उनकी बात करें, सुब्बा रेड्डी के पास कितनी है, 118 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और यूपी से बीजेपी के प्रत्याशी, अगला नाम है संजय सेठ का, जिन्होंने अपनी संपत्ति कितनी डिक्लेयर की है, 106 करोड़ रुपए संपत्ति उन्होंने अपनी घोषित की है। यानी सिर्फ इन 12 प्रत्याशियों के पास कुल 6,635 करोड़ रुपए की अकूत धन दौलत है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। लेकिन इस अकूत संपत्ति, बेशुमार पैसा होने के बावजूद राज्यसभा के इन 12 में से 5 प्रत्याशियों को
संसद के उच्च सदन में बैठने के लिए कल होने वाले चुनाव के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल ऊपर के 3 नाम भी हैं, यानी अभिषेक मनु सिंघवी, जया बच्चन और कुपेंद्र रेड्डी। यानी सिर्फ संपत्ति जीत की गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन सवाल एक और भी है, राज्यसभा में भी धनबल का बोलबाला है क्या? यहां भी जो धनाढ़ आदमी होती हैं उनका जलवा रहता है क्या? लोकसभा में सीधे जनता सांसद को चुनती है और वो सीधे पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में राज्यों के विधायक सांसद तय करते हैं। उच्च सदन बनाने के पीछे 2 बड़े मकसद थे। पहला ये कि संसदीय कार्यप्रणाली में हमेशा संतुलन बना रहे, लेकिन लोकसभा के पास प्रस्तावों और विधेयकों की समीक्षा हो। इसीलिए लोकसभा के मुकाबले करीब आधी से भी कम सीटें होने के बावजूद राज्यसभा की मंजूरी होती है, उसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। दूसरा ये कि चुनावी राजनीति से दूर रहकर भी सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों, विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों को पार्लियामेंट सिस्टम में शामिल करना, ये इसका मकसद था। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। लेकिन ये तमाम बातें पीछे छूट चुकी हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब नंबर गेम ही सब कुछ होता है। इसीलिए अब राज्यसभा के लिए ही पार्टियों में धन कुबेरों पर दांव लगाने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी लोकसभा की तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राज्यसभा की तरह प्रतिनिधि सभा, जिसे हम सीनेट कहते हैं, वो होता है। लेकिन अमेरिका के उच्च सदन में भी सबसे अमीर सेनेटर फ्लोरिडा के रिक स्कॉट की तुलना जो है वो हम उसकी संपत्ति से करते हैं तो $260 मिलियन यानी 2155 करोड़ रुपए है उनकी संपत्ति, जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राज्यसभा में सबसे अमीर सांसद हैं बीआरएस के डॉक्टर बंदी पार्थसारथी, जिनकी कुल संपत्ति 5300 करोड़ रुपए, जो अमेरिका के सबसे रईस सेनेटर रिक स्कॉट की संपत्ति से दुगने से भी ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए कि अमीरी के मामले में राज्यसभा या पार्लियामेंट में पहुंचने वाले अमेरिकियों को भारतीयों ने पीछे छोड़ दिया है। देश की संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के 238 सदस्यों में से 109 सांसद जो हैं वो एनडीए के हैं। ये आपको सिर्फ मैं जानकारी दे रहा हूं। इंडिया गठबंधन के 89 सदस्य हैं, बाकी 40 सदस्य जो हैं वो अन्य दलों के हैं। 56 सांसदों में से 28 बीजेपी के और 10 कांग्रेस के हैं, जिनका चुनाव होने की बात मैं शुरुआत से करता आ रहा हूं। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद तस्वीर बहुत बदलने वाली है, क्योंकि मामला सिर्फ 3 सीटों पर पेंच फंसा हुआ नहीं है, इसके और कई भी मायने हैं। मायने ये हैं, अगर तीनों सीटें एनडीए जीतती है तो उसके सदस्यों की संख्या 109 से बढ़कर 112 हो जाएगी, और अगर 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाती हैं तो उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 89 से 92 हो जाएगी उसकी संख्या। ये आपको गणित समझाना जरूरी था राज्यसभा का। राज्यसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह सीधे तौर पर मतदान नहीं होता है। उसकी प्रक्रिया सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनने की नहीं है। जिस राज्य की खाली हुई राज्यसभा सीट पर चुनाव होता है उसके लिए सिर्फ चुने हुए विधायक ही मतदान करते हैं। राज्यसभा चुनाव में ईवीएम से वोट नहीं डाले जाते। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे। इसमें बैलेट पेपर से मतदान होता है, लेकिन मतपत्र पर मुहर नहीं लगानी होती। बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के आगे नंबर लिखते हैं, जिसके लिए एक खास इंक का इस्तेमाल किया जाता है। उस पेन की स्याही का रंग बैंगनी रंग का होता है। ये जानकारी थी आपको, हमने कहा फिर भी दे देते हैं। वैसे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई भी अन्य दल, सभी इस चुनाव को सीरियसली ले रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले इसे पावर पोस्चरिंग के तौर पर दिखाया जा सके। वैसे चुनाव पर एबीपी न्यूज के लिए भी तैयारी पूरी है। कल पूरे दिन खास कवरेज के लिए आप एबीपी न्यूज से एक पल भी हटिएगा नहीं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सीरियस खबर आपको दिखानी है। जम्मू कश्मीर से चली एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के ही पंजाब में पहुंच गई। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया? अरे भाई, कल से आपके घर में भी इस घटना की चर्चा हो रही होगी। आप भी सोच रहे होंगे कि रेलवे आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे सकता है। कठुआ स्टेशन जो जम्मू के पास पड़ता है, वहीं पर ऐसा हुआ कि ट्रेन
खुद ही अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गई और उसमें ड्राइवर था ही नहीं। कठुआ स्टेशन से डीआरएम ने क्या दावा किया? डीआरएम ने कहा कठुआ स्टेशन पर मालगाड़ी क्रू चेंज होने के लिए यानी स्टाफ बदलने के लिए रुकी हुई थी। डीआरएम की माने तो मालगाड़ी का इंजन भी बंद था। पटियाल का एक सवाल है यहाँ पर, अगर मालगाड़ी का इंजन बंद था तो ट्रेन आगे कैसे बढ़ गई? ऐसा हो नहीं सकता। स्टार्ट किसने किया उसको? ऐसे नहीं हो सकता ना, आप भी सोच रहे होंगे। लापरवाही लोको पायलट की है या पूरे सिस्टम की? सवाल ये है। देश इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, लेकिन चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिरकार रेलवे ने इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बचाई कैसे। पटियाल आपको रेलवे का वो पहलू बताना चाहता है शायद जिसके बारे में आपके जहन में कोई सवाल नहीं होगा, जिसके चलते इतना बड़ा रेल हादसा टला। वो रेल रक्षक कौन है जिनकी सूझबूझ से 80 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई, कोई इस ट्रेन की चपेट में नहीं आया? इसका जिक्र करना है मुझे आज। 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही मालगाड़ी को आखिर रोका कैसे गया? ऑपरेशन रेल रक्षक के नायक कौन है? ये पहलू भी जिक्र में आना चाहिए ना। अभी कुछ नहीं बता सकते, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। डीआरएम साहब बताएंगे जो बताएंगे। पीछे क्या हुआ इंक्वायरी की विषय है, इंक्वायरी होगी उसका पता चलेगा। पीछे से कैसे है ये अभी उसका कुछ नहीं पता, उसके लिए जांच कमेटी बैठेगी, पता किया जाएगा कि क्या हुआ, कि कैसे आगे आ गया। कारण कई हो सकते हैं, अब कारणों के लिए इंक्वायरी कमेटी है, वहां पर इंक्वायरी कर रही है और जल्द ही इनकी कारणों का पता चल जाएगा। अच्छा, ये गाड़ी कौन थी? अब इसकी डिटेल सुनिए। मालगाड़ी का नंबर था 14806R। करीब 80 किलोमीटर बिना ड्राइवर के ये ट्रेन दौड़ी। रेलवे में हड़कंप मच गया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। भैया, ये गाड़ी दौड़ कैसे रही है और कैसे इस गाड़ी को उन्होंने बिना ड्राइवर के वहां पर छोड़ दिया? ये बड़ी बात थी, लेकिन मैं आपको समझाता हूं तफसील से कि हुआ कैसे। कई घंटे रेलवे स्टाफ मुस्तैदी से इस ट्रेन को रोकने के लिए लगा रहा, लेकिन फिर भी मालगाड़ी ने कितने क्रॉसिंग क्रॉस की? 17। जब ट्रेन का क्रू चेंज हो रहा था उस वक्त मालगाड़ी जम्मू कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी और टाइम क्या था? सुबह के 7 बजे का। अगले करीब 13 मिनट में मालगाड़ी बिना ड्राइवर के ही पंजाब के माधोपुर स्टेशन पर पहुंच गई। ये पठानकोट से पहले आता है, लेकिन ट्रेन को रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि रेलवे के लोको पायलट ने ट्रेन छूटने की जानकारी अपने स्टाफ को और अपने अफसरों को दे दी थी। मालगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। 7:30 पर यह ट्रेन पहुंच गई पंजाब के सुजानपुर रेलवे स्टेशन पर और अगले 3 मिनट में यानी 7:33 पर यह मालगाड़ी पठानकोट के पास भरौली रेलवे स्टेशन पर थी। इस दौरान रेलवे अधिकारी मालगाड़ी को रोकने की कोशिश में जुटे हुए थे। देखते ही देखते ये ट्रेन पंजाब के पठानकोट स्टेशन पर पहुंच गई, जो बड़ा जंक्शन है, और वहां कोई हादसा नहीं हुआ। ये गनीमत रही। 7:47 पर कंदौरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची ये ट्रेन और 8:37 पर होशियारपुर के पास उच्ची बस्सी रेलवे स्टेशन पड़ता है मुकेरियां का। वो थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था स्टेशन, इसलिए इस मालगाड़ी की रफ्तार वहां पर धीमी हो गई और करीब 84 मिनट बाद रेलवे कर्मचारी वहां पर इस ट्रेन को रोकने में सफल रहे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। ट्रैक पर कोई पैसेंजर भी आ सकता था, फाटक क्रॉस करते हुए लोग भी मालगाड़ी के सामने आ सकते थे, लेकिन रेल रक्षकों ने कमाल कर दिया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऑपरेशन रेल रक्षक में किस तरह से 100 कर्मचारी इसके लिए लगाए गए और इनमें कौन कौन शामिल था? सभी 17 स्टेशनों के स्टेशन मास्टर, गेट्समैन शामिल थे, पॉइंटमैन शामिल थे, आरपीएफ के जवान शामिल थे, डीआरएम मॉनिटरिंग टीम इसमें पूरा योगदान दे रही थी कि आखिरकार बिना ड्राइवर की इस मालगाड़ी को रोके कैसे। मालगाड़ी करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। रेल रक्षक हर स्टेशन के साथ संपर्क साधे हुए थे। दावा है कि अलावलपुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की तैयारी भी कर ली गई थी कि इसको यहां पर थोड़ा डीरेल कर दिया जाए, वरना पता नहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, और रेलवे लाइन पर पत्थर भी रख दिए गए थे, लोग पटरी पर ना आए, इसके लिए मुनादी भी करवाई गई थी। सोचिए आप कि कितना सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। मालगाड़ी की स्पीड कम करने के लिए 5 जगह पर स्टॉपर भी लगाए गए, 115 फाटक बंद किए गए ताकि कोई आगे से ट्रैफिक वाला सामने ना आ जाए। मालगाड़ी में कंक्रीट लदा हुआ था।
बड़ी बात यह रही कि इस घटना के चलते 5 दूसरी ट्रेनें भी लेट हो गई। मतलब इसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन भी अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस गाड़ी से उनको बचाया गया। अगर वो सामने आ जाती तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे अब घटना की जांच भी करवा रहा है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, लेकिन वजह अभी भी साफ नहीं है। वो जांच कमेटी की रिपोर्ट में ही साफ हो पाएगी। कठुआ में ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के कारण क्या माना गया, वो क्योंकि समुद्र तल से स्टेशन काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। कठुआ रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 393 मीटर से ज्यादा की है, जबकि पठानकोट कैंट का रेलवे स्टेशन 329 मीटर की ऊंचाई पर है। इसलिए ट्रेन बिना ड्राइवर के ही दौड़ती रही। बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की भर्ती में हुए पेपर लीक मामले की। यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक होकर कैंसिल हो गया, लेकिन उन कैंडिडेट्स के कुछ सवाल हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। क्या 6 महीने बाद होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए उनको फॉर्म दोबारा भरना होगा? इस सवाल का जवाब है नहीं, आपको दोबारा नहीं भरना होगा। तो सवाल ये भी है उनका कि क्या अभ्यर्थियों को फीस दोबारा देनी पड़ेगी? जो पैसे दिए थे उन्होंने, तो फीस भी आपको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी जो एग्ज़ाम के लिए आपने दी थी। 6 महीने में कैंडिडेट्स की उम्र अगर बढ़ गई, वो ओवरेज हो गया, तो उसके लिए भी आपकी पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको ओवरेज नहीं माना जाएगा, चिंता ना करें। अब नए एडमिट कार्ड ज़रूर जारी किए जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपके कमेंट्स की बारी है। देखते हैं क्या कुछ लिख के भेजा आपने। एएस आजमगढ़ क्या लिखते हैं? एमएसपी पूरे भारत में कानून आवश्यक है और सभी छोटे किसानों को ये मिलना चाहिए। वाकई हम भी यही बात कर रहे हैं कि एमएसपी पर कोई फैसला जो भी हो जल्द लेना चाहिए। आज पब्लिक इंटरेस्ट में बस इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।